हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है, फिर देखेंगे एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन जिसमें हम अलग अलग गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द 5 लेयर्स जिसमें हमारी एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है। तो चलो फिर ये इंटरेस्टिंग लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। हमारी अर्थ को जो एक थिन लेयर ऑफ गैसेस सराउंड करती हैं उन सबको ही साथ में कहते हैं एटमॉस्फेयर। इट इज हेल्ड टू अर्थ बाय ग्रेविटी। अर्थ की जो ग्रेविटी है उसने ही इन सारी गैसेस को अर्थ के अराउंड होल्ड करके रखा है, एंड देयरफॉर वी हैव दिस एटमॉस्फेयर। इट इज वाइटल फॉर लाइफ, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड वेदर प्रोसेसेस। लाइफ के लिए ये एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में प्रेजेंट है लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन। इसके अलावा बाकी क्लाइमेट रेगुलेशंस एंड वेदर प्रोसेसेस भी हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो उसमें भी एटमॉस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर का पार्ट 1 विच इज कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इट इज मेड अप ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है और प्रेजेंट है डस्ट पार्टिकल्स। सबसे पहले देखेंगे गैसेस इन एटमॉस्फेयर। सो द मेजर परमानेंट गैसेस एंड देयर अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन। तो शुरू करेंगे विद मेजर परमानेंट गैसेस, जिसमें फर्स्ट इज नाइट्रोजन, ये है 78.08%। उसके बाद वी हैव ऑक्सीजन विच इज 20.95%। Third is argon 0.93%. Then we have carbon dioxide 0.04%. Then we have carbon dioxide 0.04%. और इसके बाद आती है बाकी कुछ और गैसेस जो कि बहुत ही छोटे अमाउंट में प्रेजेंट हैं, जैसे कि नियॉन, हीलियम, मीथेन एंड अदर्स। ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्कस कर ली मेजर गैसेस। अब हम एक एक करके इनमें से कुछ के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। शुरू करेंगे विद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस, ये प्रेजेंट है सबसे ज्यादा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते, तो उनके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो इस नाइट्रोजन की फॉर्म को फिक्स करते हैं ताकि प्लांट्स इन्हें यूज कर पाए, और इस पूरे ही प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है और प्लांट्स इसे यूज करते हैं आफ्टर फिक्सिंग इट्स फॉर्म, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट, इट इज अ इनर्ट गैस एंड इट डजंट इजीली रिएक्ट। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होती है और ये बहुत आसानी से रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अबाउट नाइट्रोजन। मूविंग ऑन टू द सेकंड इंपॉर्टेंट गैस विच इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस है। बात की जाए यूज की तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का यूज करते हैं ताकि उनके बॉडी में एनर्जी रिलीज हो पाए। इसके अलावा ऑक्सीजन सपोर्ट करती है कंबशन को। अगर कभी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पर कंबशन नहीं हो पाएगा। देन मूविंग ऑन, अमाउंट डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते जाएंगे ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन हाइट के साथ कम हो रही है, एंड इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन क्वांटिटी आफ्टर द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। एक बार हम 120 किलोमीटर की हाइट को क्रॉस कर दें तो उसके बाद हमें ऑक्सीजन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलेगी, बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक है, तो हाइट के साथ ऑक्सीजन कम हो रही है और 120 किलोमीटर के बाद तो ये बहुत ही कम प्रेजेंट है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट गैस। इसको फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यूज करते हैं, जिसके थ्रू ये अपना खाना बनाते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स हीट एंड कंट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये गैस हीट को एब्जॉर्ब करती है और इसकी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट गैस है विच कंट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसीलिए हम इसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। इट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो बाहर से सोलर रेडिएशन आ रही है उसके लिए तो ये ट्रांसपेरेंट होती है, बट इट इज ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो भी अर्थ से हीट रिलीज हो रही है, जो रेडिएशन रिलीज हो रहा है, उनको ये बाहर जाने नहीं देती, उनको ट्रैप कर लेती है, और इसी की वजह से, इस गैस की वजह से जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, इट्स कॉन्सेंट्रेशन वेरीज विद सीजन्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में कितना कॉन्सेंट्रेशन है ये वेरी करता है सीजन के अकॉर्डिंग और साथ में ह्यूमन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, अगर ज्यादा फ्यूल बर्न हो रहे हैं, ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपने प्लांट से काट दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो ऐसे में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड टिल हाइट ऑफ 90 किलोमीटर। जैसे ऑक्सीजन हमें 120 किलोमीटर तक मिलती है, उसके बाद बहुत ही कम हो जाती है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आपको मिलेंगे टिल द हाइट ऑफ 90 किलोमीटर। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, बट आप इन्हें याद रखना। नेक्स्ट है हमारी ओजोन। सो ये मिलती है अर्थ सरफेस से 10 to 50 किलोमीटर ऊपर। इट इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर हमारे एटमॉस्फेयर की एक लेयर है और उसमें हमें मिलती है ओजोन लेयर। दिस एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि सन से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दिस हार्मफुल रेज। डिप्लीशन लीड्स टू ग्लोबल कंसर्न। अब क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो लेयर है ये थिन होती जा रही है, डिप्लीट हो रही है, और इसी वजह से जो ग्लोबल क्लाइमेट है, ग्लोबल टेम्परेचर है, वो चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। इससे बहुत अलग अलग इश्यूज हमें फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट ओजोन।
अब हम देखेंगे कुछ वेरिएबल गैसेस, यानी वो गैसेस, वो पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर के जिनकी क्वांटिटी वेरी करती रहती है। सबसे पहले है वाटर वेपर। सो दिस एंटर्स थ्रू इवेपोरेशन, यानी कि जब इवेपोरेशन होता है वाटर का, उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स आते हैं। वाटर नहीं होगा तो वाटर वेपर्स आपको एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेंगे। दिस वाटर वेपर एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस। ये जो वाटर वेपर होते हैं ये भी हीट को ट्रैप करते हैं, तो इसलिए ये भी ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने में इनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट, दे अफेक्ट ह्यूमिडिटी, क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन। किसी एरिया में कितना वाटर वेपर है उस पर वहाँ की ह्यूमिडिटी डिपेंड करेगी, वहाँ पर जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड करेगा और साथ में प्रेसिपिटेशन डिपेंड करेगा। इट वेरीज फ्रॉम 0 to 4% ऑफ एयर बाय वॉल्यूम। अगर हम एयर में बाय वॉल्यूम देखें तो वाटर वेपर आपको मिलेंगे फ्रॉम 0 to 4%। इट डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जाएंगे वाटर वेपर का जो कंटेंट है वो कम होता जाएगा और 90 किलोमीटर के बाद आपको वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेंगे। ऑल्सो इट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम ओशियन। जितना कोई जगह ओशियन से दूर होगी वहाँ पे उतना कम आपको वाटर वेपर देखने को मिलेगा। इसीलिए कोस्टल एरियाज पे ज्यादा वाटर वेपर होते हैं, वहाँ आपको रेगुलरली रेनफॉल देखने को मिलती है, क्लाउड जल्दी फॉर्म होंगे, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट वाटर वेपर। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट डस्ट पार्टिकल्स। तो जब हम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हम इंक्लूड करते हैं इसमें पॉलिन्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, ऐश, सूट एंड बैक्टीरिया। ये सारी ही चीजें जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इन सबको साथ में कहा जाता है डस्ट पार्टिकल्स। दे हेल्प इन कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एंड देयरफॉर क्लाउड फॉर्मेशन। ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ये एक्ट करते हैं एज हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, यानी कि ऐसी न्यूक्लियाई जो वाटर को अट्रैक्ट करती है, जो वाटर को लव करती है। देयरफॉर ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनकी चारों तरफ वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जब ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाएंगे उसके बाद ये क्लाउड फॉर्म करेंगे और क्लाउड बनने के बाद होगी बारिश, ठीक। तो ये हमने देख लिया कैसे जो डस्ट पार्टिकल हैं वो हेल्प करते हैं इन कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड कंडेंस होते हैं और इसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन होता है। मूविंग ऑन, दीस डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर एंड एब्जॉर्ब सनलाइट। ये हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाते हैं, साथ में ये सनलाइट भी एब्जॉर्ब करते हैं और इसकी वजह से विजिबिलिटी अफेक्ट होती है अगर बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, और साथ में कलर का जो स्काई है वो भी अफेक्ट होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए वेरिएबल गैसेस, जिसमें हमने वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स दोनों ही डिस्कस कर लिए। अब हम मूव करेंगे हमारे चैप्टर के पार्ट 2 की तरफ, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी हमने एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स देखे, अब हम देखेंगे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। सो द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन टेम्परेचर चेंजेस विद हाइट। और ये जो डिवीजन है इसका बेसिस क्या है, तो ये डिवीजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि हाइट के साथ साथ हमें टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। डेंसिटी डिक्रीजेस विद हाइट। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो हाइट के साथ कम होती है, यानी कि अर्थ के जो सबसे पास वाली लेयर है वो सबसे ज्यादा डेंस होगी और जो सबसे दूर वाली लेयर है वो सबसे कम डेंस होगी, ठीक। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट लेयर जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर। इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर। ये है हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर। इट कंटेन्स 90% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास। हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का जो मास है उसका 90% है इन ट्रोपोस्फियर। ऑल वेदर फिनोमिनास अकर हियर। जो सारे ही वेदर फिनोमिनास होते हैं जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, स्टॉर्म्स, ये सारे ही फिनोमिना हमारी ट्रोपोस्फियर में होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है फॉर ह्यूमन बीइंग्स। टेम्परेचर यहाँ हाइट के साथ डिक्रीज होता रहता है और ये डिक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और इसी रेट को कहा जाता है लैप्स रेट। इसके साथ ही ट्रोपोस्फियर की अपर बाउंड्री को कहते हैं ट्रोपोपॉज, और यहाँ पर टेम्परेचर स्टेबल रहता है अराउंड -57 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ट्रोपोपॉज क्या है, ट्रोपोस्फियर की ऊपर वाली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। एंड बात करें अगर हाइट की तो हमने देखा था एवरेज हाइट इस लेयर की है 13 किलोमीटर। इक्वेटर में ये आपको ज्यादा थिक मिलेगी अराउंड 18 किलोमीटर और पोल्स में इसकी थिकनेस काफी कम है अराउंड 8 किलोमीटर। सो एवरेज होता है 13 किलोमीटर ऑफ ट्रोपोस्फियर हाइट, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी सेकंड लेयर विच इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। तो ये लेयर लाई करती है ट्रोपोस्फियर के ऊपर। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट ड्यू टू ओजोन लेयर अब्सॉर्बिंग यूवी रेडिएशन। ये जो हमारी लेयर है इसमें हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर सन की यूवी रेस को एब्सॉर्ब करती है, देयरफॉर इस लेयर में आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ मिलेगा हाइट के साथ। ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा था, हाइट के साथ टेम्परेचर कम हो रहा था, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है जो याद रखना है। साथ में ये याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ओजोन लेयर की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ इंक्रीज हो रहा है। इट इज आइडियल फॉर एयरक्राफ्ट फ्लाइट बिकॉज ऑफ लेस टर्बुलेंस। अब क्योंकि इस लेयर में कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता, क्लाउड्स नहीं है, रेन नहीं है, स्टॉर्म नहीं है, तो इसीलिए ये लेयर परफेक्ट है फॉर एयरक्राफ्ट फ्लाइट। ओजोन लेयर इज कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन 20 to 30 किलोमीटर। ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है और स्ट्रेटोस्फीयर की अपर बाउंड्री को कहा जाता है स्ट्रेटोपॉज। जैसे कि ट्रोपोस्फीयर की अपर लेयर को कहते थे ट्रोपोपॉज, इसी तरह स्ट्रेटोस्फीयर में भी है स्ट्रेटोपॉज। मूविंग ऑन टू द थर्ड लेयर विच इज मीजोस्फीयर। तो यहाँ पर टेम्परेचर फिर से हाइट के साथ डिक्रीज होने लगेगा एंड दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर है मीजोस्फीयर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको हर लेयर के बारे में याद रखने हैं। यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल जाते हैं। मीटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर ड्यू टू फ्रिक्शन। अब जब मीटियोर्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो मीजोस्फीयर में आके फ्रिक्शन उन्हें मिलता है और जिस वजह से वो बर्न हो जाते हैं यहीं पर। ठीक है, तो एक ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में इसकी अपर बाउंड्री है मेसोपॉज। ठीक, तो हम सबकी अपर बाउंड्री भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ट्रोपोपॉज सबसे पहले, उसके बाद स्ट्रेटोपॉज और अब मीजोस्फीयर में मीसोपॉज।
अब हम देखेंगे हमारी फोर्थ लेयर विच इज थर्मोस्फीयर। सो इसको आयोनोस्फीयर भी बोलते हैं क्योंकि इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं आयोनाइज्ड पार्टिकल्स। ये आयोनाइज्ड पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी वजह से हमें मिलती है हेल्प इन रेडियो वेव ट्रांसमिशन। तो ये एक यूनिक फीचर हो गया ऑफ ट्रोपोस्फियर। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें आयोनोस्फीयर प्रेजेंट है। टेम्परेचर यहाँ पे शार्पली इंक्रीज करता है, बहुत तेजी से बढ़ता है बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन, क्योंकि इस लेयर में हमें काफी हाई सोलर रेडिएशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो विद दिस हमारी फोर्थ लेयर थर्मोस्फीयर हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी फिफ्थ लेयर एक्सोस्फीयर। सो देखो ये है हमारे एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर, सबसे ज्यादा बाहर वाली लेयर, एंड ये बहुत ही ज्यादा थिन है और बनी है लाइट गैसेस से जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम। साथ में ये लेयर ग्रेजुअली मर्ज कर जाती है आउटर स्पेस के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक्सोस्फीयर आउटर स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है। ये आउटर मोस्ट लेयर है और इसमें देखने को मिलती है हीलियम और हाइड्रोजन जैसे लाइट गैसेस, एंड इट हैज नो डेफिनाइट बाउंड्री। जैसे हमने अभी तक सबकी बाउंड्री पढ़ी उस तरह एक्सोस्फीयर की कोई डेफिनाइट बाउंड्री नहीं है। ये आउटर स्पेस के साथ मर्ज होने वाली हमारी लेयर है। ठीक है, तो अब हमने एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया, कॉम्पोजिशन भी देख लिया। अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस। तो देखो सबसे पहले तो इट प्रोटेक्ट्स लाइफ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। जो सूरज से हार्मफुल यूवी रेडिएशन आते हैं उनसे ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हमें बचाती है बिकॉज दे हैव ओजोन लेयर। नेक्स्ट इट रेगुलेट्स टेम्परेचर, एक्ट एज अ ब्लैंकेट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ये हमारे अर्थ की लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं और ये अर्थ को बचाती हैं ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म होने से। बट ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर रेडिएशन है, वो ज्यादा ट्रैप हो रही है और अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है। नेक्स्ट दीज प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिलती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन, और साथ में प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है जिससे वो अपना खाना बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इट प्लेस की रोल इन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट भी एटमॉस्फेयर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसके अलावा रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल है क्योंकि वी हैव आयोनोस्फीयर जिसमें आयोनाइज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आयोनोस्फीयर किस लेयर का पार्ट है। मूविंग ऑन, एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स मीटियोर्स फ्रॉम रीचिंग अर्थ सरफेस, क्योंकि जब ये मेसोस्फीयर में पहुंचते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन की वजह से मीटियोर्स वहीं पर जल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। मूविंग ऑन, अब जल्दी से हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन। सो द एटमॉस्फेयर इज अ वाइटल प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड अर्थ। हमारी अर्थ के अराउंड एक गैसेस का ब्लैंकेट प्रेजेंट है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है और इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इट कंसिस्ट मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा यहाँ नाइट्रोजन मिलेगी, उसके बाद वी हैव ऑक्सीजन अलोंग विद वेरिएबल गैसेस। इसके बाद अलग अलग और भी वेरिएबल गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर हो गए, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट को। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट लेयर। एटमॉस्फेयर हमारी अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है और डिवीजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। वी हैव ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ईच विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रूल्स। इन पांचों की पांचों लेयर्स के अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और रोल है, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर इज एसेंशियल टू स्टडी वेदर पैटर्न्स। एटमॉस्फेयर को समझना, एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है क्योंकि इससे हम समझ पाएंगे वेदर पैटर्न, क्लाइमेट सिस्टम और अलग अलग एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे कि ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, सो विद दिस आवर चैप्टर नंबर 7 कम्स टू एन एंड। अब अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी टॉपिक में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। साथ में लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। ऑल्सो आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग नोट्स, तो ये सारी ही नोट्स मैं रेगुलरली मेरे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो टू गेट दीज नोट्स। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।